हेलो, नमस्ते, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इस विशेष वीडियो में, जहां हम बात करेंगे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन कौशल की, मींस आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी की। अभी हम सीजीजीएस लेक्चर डिस्कशन कर रहे थे, तो उससे ज़रा हटके हमने ये वीडियो बनाया है। सीजीपीएससी मेंस स्टूडेंट्स जो अभी 26 जून से जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको कुछ हेल्प हो जाए मेरे आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी से। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सीजीपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग हम कैसे करें और हमारा आंसर कैसा होना चाहिए कि हमको फुल मार्क्स मिले। फुल मार्क्स इतना आपको इतने अच्छे से लिखना है कि सामने वाला आपको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स दे दे, 4 मार्क्स में 4 मार्क्स दे दे, है ना। तो जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं हम उतना अच्छा आंसर हम लिखने की कोशिश करेंगे। और आज मैं आप लोग को इस वीडियो में आंसर जो शीट है, मेरा खुद का आंसर शीट है सीजीपीएससी मेंस का, जो मैंने दिलाया था वो मैं आपको शो करूँगी। तो सीजीपीएससी मेंस केवल क्या रहता है, जानकारी का परीक्षण ही नहीं करता है, बल्कि यह आपके विश्लेषण क्षमता की, एनालिटिकल थिंकिंग आप कैसे करते हैं, और आपके आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी को देखता है कि कोई भी इजी सा आंसर है उसको आप कैसे, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इजी तरीके से आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। सीजीपीएससी आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन देखता है ना, कि लिमिटेड आप जो स्पेस मिला हुआ है उसमें आप अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या देखता है, ये विषय की गहराई, डीप नॉलेज, विषय की गहराई, कि आपको जितना नॉलेज है उस नॉलेज को आप छोटे से जगह में आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको उस टॉपिक के बारे में, उस क्वेश्चंस के बारे में आपको कितना नॉलेज है। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है ना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आंसर को कैसे प्रभावशाली बनाना है ना, अट्रैक्टिव बनाना है, कि हम आंसर कैसे लिखें और स्पष्ट मुख्य भाग और सार गर्भित निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत कैसे करते हैं करके, मीन्स शॉर्ट तरीके से हम उसको कैसे बनाएंगे, अट्रैक्टिव कैसे दिखना चाहिए आपका मीन्स आंसर राइट, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीजीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लेखन की इस महत्वपूर्ण यात्रा में। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, जो सीजीजीएस बाय श्रद्धा मैम। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगे। चलिए आंसर लिखते हैं। तो आप ये देखिए कि चेक करने वाले को आपका आंसर कैसे अच्छा लगेगा। अब आप अपने आप को उस जगह रख के देखिए कि आप किसी का आंसर शीट चेक करेंगे तो आप कैसा आंसर देखना पसंद करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मेट बता देती हूँ आपको कि आंसर लिखने का क्या फॉर्मेट होता है। तो आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक आपके आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक, कोई भी एक आंसर मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगी। तो आंसर का क्या होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं लिख सकते, जितनी आपको जानकारी है उतना आपको सही से लिखना है ना। दूसरा है प्रेजेंटेशन। थर्ड है कंटेंट, आप उसमें क्या लिख रहे हो, गाना वाना लिख के नहीं आ जाना भैया फुल मार्क्स मिलेगा करके, है ना। तो कंटेंट है। फिर क्या है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, आप कौन से लैंग्वेज को यूज़ करके लिखते हैं, कैसे, कि बोलचाल की भाषा आप लिख रहे हो, शुद्ध भाषा लिख रहे हो, स्पष्ट लिख रहे हो, कि औपचारिक हिंदी का प्रयोग कर रहे हो, कि इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हो, ये सब आपको देखना है। ठीक, देखिए अब स्ट्रक्चर, जब भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हमेशा मेन जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होना चाहिए। उसका जो फॉर्मेट है मेन सब्जेक्ट, जैसे मान लो आपको पूछ दिया व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो जो आपका आंसर है वो व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हरित क्रांति कहते हैं ना। तो मेन सब्जेक्ट जो है उसी के ऊपर फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गोल गोल घुमा घुमा के लिख रहे हो। ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट क्या है, आपका आंसर है, जो पूछा गया है वही आप लिखेंगे। व्हाट पूछ दिया, व्हाट मतलब अगर क्या पूछा है तो वही लिखना है, क्यों पूछा है, रीज़न पूछ रहा है तो वही लिखना है, कैसे पूछ रहा है तो उसी से रिलेटेड आपको लिखना है। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर। दूसरा क्या होना चाहिए, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन। अब ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, कि जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं, है ना, तो सबसे पहली चीज़ तो हमको पॉइंट्स में आंसर लिखने चाहिए। कैसे, पॉइंट्स में। ठीक, आप पोथी पुराण जैसे 4 पैराग्राफ 5 पैराग्राफ ऐसे लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपके आंसर होने चाहिए पॉइंट्स में, ताकि शॉर्ट तरीके से एक बार जो चेक करने वाला है वो सही से आपको देख ले, हाँ इसको पता है इसके बारे में करके, ऐसा हो। दूसरा, आपको हेडिंग डालना चाहिए। जैसे आप कुछ 4 मार्क्स 8 मार्क्स के आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आपको हेडिंग और सब हेडिंग देना चाहिए। जैसे कि हेडिंग सब हेडिंग क्या है, किसी चीज़ का आप एडवांटेज लिख रहे हैं और किसी चीज़ का डिसएडवांटेज लिख रहे हैं, तो ये आपको हेडिंग देना चाहिए। कोई किसी में बेनिफिट है, किसी में बेनिफिट नहीं है, किसी में कुछ आप कॉजेस लिख रहे हैं तो हेडिंग डाल दो कॉजेस, ऐसा करके। ठीक है, कारण। तो ये आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। थर्ड है आपका
कंटेंट, आपका कंटेंट क्या होना चाहिए कि जैसे हम कोई भी आंसर लिख रहे हैं उसमें स्पेसिफिक डाटा है, जैसे पॉपुलेशन के बारे में लिख रहे हैं या किसी एरिया के बारे में लिख रहे हैं या जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में लिख रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, डाटा होना चाहिए। डाटा एग्जैक्ट रहना ज़रूरी नहीं है, बट अप्रॉक्स आपको अगर नॉलेज है तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालता है। दूसरा, योजना वगैरह, प्रोग्राम्स वगैरह, आप किसी आंसर से रिलेटेड अगर जानते हैं तो उस प्रोग्राम के बारे में इंक्लूड कर दीजिए। छत्तीसगढ़ में जैसे महतारी वंदन योजना है, तो ये आपका इकोनॉमी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आपने जो भी योजना है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, उसके बेनिफिट्स और ये सब भी आप लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी आंसर आप लिखते हैं और उसमें उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम है तो प्रोग्राम के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। स्पेशली छत्तीसगढ़ को लेके आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लैरिटी, शुद्ध होना चाहिए। और औपचारिक वर्ड्स मतलब बोलचाल की भाषा वाले शब्द नहीं लिखने हैं, आपको सही सा लैंग्वेज यूज़ करना है। और कठिन शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है, जैसे हम डिक्शनरी वगैरह है। अब देखिए, कभी भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हम अपने थिंकिंग को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वहीं पर आप क्या करेंगे, कठिन शब्द अगर यूज़ करेंगे जो डिक्शनरी में वर्ड होते हैं, है ना, उस टाइप के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो वो भी क्या है, एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता है। तो आपका लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, और जो कठिन शब्द हैं उसको यूज़ करने से बचें। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया आप डिक्शनरी से लर्न करके आ गए हो। ठीक है, तो ये जो मेन चीज़ हैं ये मैंने आपको बता दिया कि आपके आंसर में क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, कंटेंट, लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें क्या आता है, डायग्राम्स है, मैप्स है, साइंस है। तो साइंस में आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, मान लो 4 मार्क्स के हैं, है ना, तो 4 मार्क्स में 110% आपको क्या करना चाहिए, डायग्राम इंक्लूड करना चाहिए। डायग्राम अगर आप किसी भी टॉपिक में डायग्राम बना देते हैं तो बहुत ही इंप्रेशन डालेगा। देखिए, इतना बड़ा आपके पास आंसर स्पेस रहेगा, आंसर स्पेस के लिए इतना पूरा आप आंसर लिख दीजिए यहाँ पर, और एक बॉक्स बना के यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना दीजिए, शो कर दीजिए। 4 मार्क्स कहीं क्यों ना हो, लेकिन छोटा सा डायग्राम। जैसे कि आप ये डायग्राम जो है वो ज्योग्राफी में यूज़ कर सकते हैं, साइंस में यूज़ कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के किसी लोकेशन के बारे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे चल के देखेंगे आंसर शीट को। ठीक, डायग्राम्स है। दूसरा, फ्लो चार्ट। आप किसी भी, जैसे इकोनॉमी है, ये सब में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं। किसी का कल्चर है, हिस्ट्री है, ये सब में आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये ऐसा ऐसा इसके सब पार्ट्स हैं, ऐसे करके आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट हो गया। फ्लो चार्ट मेथड से आप बता सकते हैं। और जैसे फिलॉसफी और सोशियोलॉजी के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें जैसे कि आप किसी फिलॉसफी से रिलेटेड, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर का आ गया, विवेकानंद जी का आ गया, तो फिलॉसफी में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उनके दो फिलॉसफर्स थे, थिंकर्स थे, उनके व्यूज़ क्या थे, आप अगर उनको पता है, आपको पता है, जानकारी है, तो व्यूज़ को भी ज़रूर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आर्ट एंड कल्चर में जो छत्तीसगढ़ का होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ये बोलेंगे आर्ट एंड कल्चर में तो ऐसा कुछ है नहीं डायग्राम वगैरह बनाने के लिए, लेकिन बहुत ही यूनिक प्रेजेंटेशन मैंने किया था आर्ट एंड कल्चर में, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी आगे चल के। तो ये आंसर आपने लिखा और यहाँ पर आपने छत्तीसगढ़ का मैप बना दिया। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का मैप बना के उसका कहीं पर भी लोकेशन बता दिए, और लोकेशन के बाद में फिर अगर रेनफॉल एरिया है या आर्ट एंड कल्चर में कोई ट्राइबल एरिया है तो उसको ऐसे ऐसे शो कर दीजिए। ठीक है, कि ये बस्तर एरिया है, यहाँ पर ये नारायणपुर है, ये बुझमाड़ है, ऐसे आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक, चलिए मैं आपको फॉर एग्जांपल एक आंसर शीट में अपना दिखाती हूँ, जिसमें मैंने आंसर्स लिखा था और मुझे फुल मार्क्स भी मिले थे। देखिए, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2021 में, तो उस टाइम का जो CGPSC प्री का पेपर था वो बहुत ही टफ आया था। तो उम्मीद तो नहीं था कि प्री निकलेगा करके, और उस हिसाब से एकदम मूड ऑफ भी हो गया था। जैसे ही मैं एग्ज़ाम दे के आई थी तो लगा था कि इस बार तो गया, कुछ भी नहीं होने वाला है करके। तो मैं डिमोटिवेट हो गई थी, और डिमोटिवेट होने के कारण मैं तैयारी भी नहीं करी थी, है ना। तो जैसे ही प्री का रिज़ल्ट आया तो उसमें सिर्फ मेरे को जो प्री और मेंस के बीच में जो वो मिलता है ना, टाइम मिलता है, उसी में मैंने पूरा प्रिपरेशन किया था, पूरे सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया था, जितना हो सके उतना मैंने किया था। फिर भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने किया नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा परफॉर्म कर लिया था, है ना, ये कहना है। ये नहीं कह रही हूँ कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना करो, लेकिन दिखाती हूँ कि देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है। उस टाइम जो क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट। क्या है, मेथड ऑफ इम्पीचमेंट है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का महाभियोग प्रक्रिया को समझाइए। ये हमको कितने मार्क्स में मिला था, ये 2 मार्क्स का आया था, है ना। और इस 2 मार्क्स में मुझे कितना मिला है,
फुल 2 मार्क्स मिला है। तो यही चीज़ आपको अपने भी आंसर में लिखना है। अब देखिए मैंने कैसे किया था, हमको कितना लाइन मिला है, 1 2 3 4, सिर्फ 4 लाइन मिला है। और जब हम इम्पीचमेंट प्रोसेस देखते हैं, महाभियोग प्रक्रिया देखते हैं, तो उसमें बहुत लंबी लाइन होती है ना, कि पूरे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट को बताने के लिए हमको बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। लेकिन स्पेस को सेव करते हुए मैंने इसको कैसे लिखा है, देखिए इम्पीचमेंट इनिशिएटेड इन एनी हाउस, मैंने यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना के आर्टिकल लिख दिया है, ठीक। फिर सेकंड में जो ये फ्लो चार्ट बता दिया है मैंने, ये कि ऐसा ऐसा प्रोसेस आगे बढ़ता है करके, है ना। फिर 1/4 मेंबर साइन करते हैं, 14 डेज नोटिस दिया जाता है, मेजॉरिटी 2/3 मेंबर्स लोग साइन करते हैं फर्स्ट हाउस में, फिर इसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है। ऐसे देखो मैंने फ्लो चार्ट बना के इसको बताया है। फिर साइंड बाय 2/3 मेजॉरिटी इफ चार्जेस सस्टेन प्रेसिडेंट इम्पीच्ड। अब मेरा जो वर्ड यूज़ करने का तरीका है उसको देखिए कि मैंने मेरे पूरे कंटेंट को एक्सप्लेन कर सकता है, वैसे ही वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, है ना। तो ये आप ऐसे यूज़ कर सकते फ्लो चार्ट बना के। तो मुझे 2 में 2 मार्क्स मिला है, ठीक। और इसमें स्पेस की कमी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे पार्टीशन बना के कर लिया है। तो इससे आप सबका डिफाइन रिलेशन बिटवीन किसमें, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध बताना है। तो मैंने क्या किया था, ये 2 मार्क्स का है, देखिए ये 2 मार्क्स का है और मुझे कितना मिला है, फुल 2 मार्क्स मिला है, ठीक। अब मैंने ये आंसर, ये रिलेशन तो बता दिया, लेकिन साथ में यहाँ पर छोटा सा डायग्राम भी बना दिया है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स का है तो हमको पूरा भर के लिखना है, देखो कितने स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, हमको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही एग्जैक्टली हमको वो लिखना है, ठीक। अब देखिए साइंस में ही ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें मुझे मिला है 3 मार्क्स। क्या मिला है, क्या क्वेश्चन था, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख्य अंग बताने थे। तो मुझे तो पता था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम ऐसा है, तो मैंने कॉर्नर में सबसे पहले इसको डायग्राम बना लिया, ये डायग्राम बना लिया, ठीक है। फिर इसी को जितना मुझे आता था उतना मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। देखो जितना भी डायग्राम है, माउथ, स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, इतने छोटे से जगह में जितना भी आंसर आपको आता है उतना यहाँ पर आप लिख सकते हैं अच्छे से। ज़रूरी नहीं है कि ये स्पेस आपका कवर हो, मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि ज़्यादा मार्क्स के चक्कर में आपको स्पेस नहीं फुल करना है। जितना आपको आता है आंसर उतना आपको एक्यूरेसी से लिखना है और आंसर सही लिखना है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो स्टमक में क्या इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंपॉर्टेंट है, हमको पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप अंडरलाइन करके लिखेंगे तो ये और अच्छा इंप्रेशन डालता है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है मुझे 4 में 4 मिल जाए, हो सकता है मेरा आंसर और भी बेटर हो सकता हो, लेकिन उन्होंने 4 में 3 मार्क्स दिया है, ठीक है। अब देखिए ये है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, है ना। इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे मिला है कितना, 8। चलिए देखते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। और दूसरा क्वेश्चन है, और मैं आया था, एक्सप्लेन द मेन फैक्टर्स ऑफ द सोशल चेंज, ठीक। तो मैंने इसमें कॉपरेशन वाला आंसर लिखा था, ये वाला आंसर। तो देखिए मैंने जो आंसर लिखा था वो पॉइंट्स में लिखा था, देखिए पॉइंट्स में आपको, और ये है जो भी मैंने बताया ना आंसर राइटिंग का तरीका, उसमें आपको हेडिंग और सब हेडिंग डालना है कि एक्चुअली में आप लिख क्या रहे हो। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी शो किया है, क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपरेशन है, इसको भी मैंने पॉइंट्स में बता दिया ये। फिर देखिए जैसे ही हम आगे चलते हैं, ये जैसे ही हम ये आगे देखते हैं तो देखिए सेम आंसर है, 10 मार्क्स का है। इसमें मैंने कॉर्नर में फिर से क्या कर दिया है, ये ऐसे पार्टीशन बना के यहाँ पर फ्लो चार्ट बना दिया है। तो फ्लो चार्ट बनाने में जितना भी मैंने इस आंसर में प्रिसाइज लिखा है, ये है फिर से सब हेडिंग, जितना भी लिखा है मैंने, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपरेशन में जो जो बताया है उसको मैंने फ्लो चार्ट में भी शो कर दिया है। और कॉन्फ्लिक्ट में मैंने कौन कौन से टॉपिक या सेंटेंसेस में यूज़ किया है, देखिए रिस्पेक्ट है, कॉन्टैक्ट है, एज डिफरेंस है, सुपीरियरिटी है, थॉट्स है, डिफरेंट ओपिनियंस है, तो ये सब मैंने अलग से शो कर दिया है ना। तो ऐसे आप आंसर राइटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा दिखेगा आंसर का। इसमें मुझे 10 में से 8 मार्क्स मिले हैं। इसमें भी हो सकता है कि जो चेक करने वाले हैं उसको थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था आंसर, ऐसा है ना आंसर, ठीक। अब देखिए जैसे ही हम आर्ट एंड कल्चर में जाते हैं छत्तीसगढ़ के, तो ये क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस पंथी डांस। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप कभी ना तो कोई लोकेशन बता सकते हैं, ना ही कोई डायग्राम बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि मैं डायग्राम बनाऊँ। देखिए कोई भी ऐसा सोचेगा नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सोचा था।
तो ये है पिरामिड स्ट्रक्चर। जब पंथी डांस करते हैं तो ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ के पिरामिड बना के डांस करते हैं ना, तो मैंने इसको शो किया था। अब देखिए मैंने जो आंसर लिखा है वो पॉइंट्स में लिखा है, ABCDE करके, FGH जितना पॉइंट्स है, क्योंकि 4 मार्क्स का था तो मुझे पूरा भर भर के लिखना था, मुझे बहुत सारा नॉलेज था इसके बारे में, तो मैंने सोचा जितना स्पेस है उतना हम लिख देते हैं। अब देखिए जैसे कि पंथी डांस सतनामी कम्युनिटी से है तो मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उसको मैंने अंडरलाइन करके बता दिया, हाईलाइट कर दिया है। इससे रिलेटेड क्या है, कौन फेमस डांसर है उसको भी मैंने बता दिया, ठीक। और ये हमको क्या सीख देता है ना, गिव्स एजुकेशन ऑफ इक्वालिटी एंड इंटीग्रिटी की सीख देता है, ये भी मैंने इसमें कवर कर दिया है। लोग इसमें क्या करते हैं, सिंगिंग और डांसिंग करते हैं और अवेयर करते हैं, जो गुरु घासीदास बाबा जी थे उनकी टीचिंग्स को अवेयर करते हैं, ये भी मैंने इस पॉइंट में इंक्लूड कर दिया है। और उस समय 2021 में जो फेमस पद्मश्री अवॉर्डी थे उनके बारे में भी मैंने बता दिया। तो ये क्या अच्छा इंप्रेशन डालता है कि हाँ इसको थोड़ा सा करंट अफेयर्स का भी नॉलेज है करके। तो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने हाईलाइट करके शो कर दिया, तो ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप मेरे इस वीडियो बनाने से जो लोग CGPSC मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी का हेल्प हो जाएगा, और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना और भी आंसर शीट शो करूं, और मुझे ऐसे में भी बहुत अच्छा मार्क्स मिला था, तो अगर आप चाहते हैं कि उसका भी स्ट्रैटेजी आप देखें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम अगर आप बोलेंगे तो हम क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए, हमें एग्जाम में कौन सा मिस्टेक नहीं करना चाहिए कि हमारे मार्क्स कट जाए ना। मुझे कुछ क्वेश्चंस में कम मार्क्स भी मिले हैं, तो मैंने कौन से मिस्टेक किए थे, तो मुझे मेरे मिस्टेक से भी आप सीख सकते हैं कि भाई हमें क्या ऐसा कर दिया है जो हमें मार्क्स नहीं मिला है ना। तो अगर ये वीडियो में अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं CGPSC मेंस कैंडिडेट्स के लिए भी ऐसे ही आगे गाइडेंस वीडियो लाते रहूँगी, ठीक है। आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो जो भी CGPSC मेंस के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और आप आंसर राइटिंग में ध्यान दीजिएगा। आप सभी प्रैक्टिस कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने अपने जो भी मिस्टेक्स हैं, जैसे मैंने अपना जो आंसर राइटिंग किया है उसको आपने बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वैसा भी इंक्लूड कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये वीडियो पहुंच पाए और उनको जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैंने देखा है कि लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाते रहूँ। थैंक यू।